जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के जुलाई 17 करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव को हमेशा की तरह ध्यान में रखते हुए। तो जो पहला टॉपिक होगा वो है लोकस्ट एग्रीगेशन फेरोमोन्स। ये लोकस्ट क्या होते हैं ना, ये लार्ज साइज के इंसेक्ट्स होते हैं। ये पिक्चर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बचपन में हम लोग इन्हें राम जी का घोड़ा बुलाते थे। ये बड़ा बड़ा इंसेक्ट होता है, ऐसे इंसेक्ट्स को। और यहाँ आप ये लेफ्ट साइड में पिक्चर देख सकते हो कि कैसे एक किसान बेचारा परेशान है। एक्चुअली ये जो लार्ज इंसेक्ट है ये एक बार में लैक्स ऑफ नंबर में आते हैं और फसल पे अटैक करते हैं और पूरी की पूरी खेत में जो फसल खड़ी रहती है उसको बर्बाद कर देते हैं। एंड दैट्स वाई इस लोकस्ट अटैक को रोकना ना बड़ा नेसेसरी है। रिसर्चर्स इस फील्ड में नया नया रिसर्च कर रहे हैं एंड दैट्स वाई नाउ दे आर ट्राइंग कि किस तरह से हम लोग लोकस्ट अटैक को रोक सकें, किस तरह से इसको इनहिबिट कर सकें। और वो इनहिबिशन कैसे होगा, तो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्मोन जिसको हम फेरोमोन्स बुलाते हैं, एक केमिकल है जो ये लोकस्ट सेग्रीगेट करते हैं, निकालते हैं। और जब ये लोकस्ट उस हार्मोन को निकालते हैं ना तो ये बाकी लोकस्ट को अट्रैक्ट करता है। हम उस हार्मोन को, उस फेरोमोन के रिलीज को ही रोकने की बात कर रहे हैं। सो वी विल स्टडी इट, हम इसको स्टडी करेंगे। देन है नेक्स्ट अदिति स्कीम। इसको क्या पढ़ेंगे हम, अदिति पढ़ेंगे। अदिति स्कीम, अदिति स्कीम। वो एक गाना था ना, क्या था, कभी कभी जिंदगी में अदिति यूं ही कोई अपना लगता है, राइट। दिस वाज अ सॉन्ग, वेरी नाइस सॉन्ग। आज अचानक से याद आ गया इस स्कीम को देखकर। तो यहाँ पे अदिति स्कीम का ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से रिलेटेड है, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी को किस तरह से एमएसएमई के सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट की जाएगी वो हम लोग देखेंगे। गाना सुन लेना बाद में सेशन कंप्लीट होने के बाद। देन है ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे। ये जो ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे है, दिस सर्वे ये ब्रिटिश टाइम में स्टार्ट होता है, मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइप का सर्वे है, ब्रिटिश टाइम में स्टार्ट होता है। बट इस सर्वे की हेल्प से ना हमने इंडिया का जो मैप है वो मैपिंग करने में, हमें एक फॉर्मल मैप बनाने में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ हमें हेल्प मिली। देन क्वांटम नॉइज नाम की टेक्निक। क्वांटम नॉइज को कंट्रोल करने की टेक्निक। एक्चुअली अब हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। हमने पहले भी प्री सिक्योर में या डीसीए में पढ़ा है क्वांटम कम्युनिकेशन का, कि किस तरह से हम लोग क्वांटम कम्युनिकेशन करेंगे जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो सकेगा और सिक्योर हो सकेगा। बट समटाइम्स क्वांटम नॉइज जनरेट होते हैं। अब एक सिंपल चीज़ ऐसे समझो कि किसी भी कम्युनिकेशन में अगर जब नॉइज जनरेट होता है तो बातें नहीं सुनाई देती है ना क्लियरली। सो यहाँ पे ये क्वांटम नॉइज है जिसके कई पहले थ्रेट होते थे, कई दिक्कतें आती थी। अब इसको हैंडल करने की टेक्निक भी बनाई जा रही है, डेवलप की जा चुकी है। देन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, क्या डेवलपमेंट है वो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल और आज के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये हमारे आज के प्री सिक्योर का पर्पस होगा, एजेंडा होगा। सो पहला क्वेश्चन आ गया लोकस्ट अटैक को लेकर। जैसे आप यहाँ द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हो, दैट साइंटिस्ट दे आइडेंटिफाई फेरोमोन दैट ट्रिगर्स द लोकस्ट स्वार्मिंग। लोकस्ट का एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाना, इसको हम स्वार्मिंग बोल रहे हैं। जैसे हमने स्वार्म ड्रोन्स के बारे में पढ़ा था ना, जब एक साथ कई ड्रोन्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने उस फेरोमोन को, उस हार्मोन को, उस केमिकल को आइडेंटिफाई कर लिया है जिससे कि लोकस्ट की स्वार्मिंग होती है। एक जगह लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोकस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। सो उससे रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या है, द फेरोमोन्स आर केमिकल्स सेक्रेटेड एक्सटर्नली by an individual detected by another of the same species with auxiliary sweet being a notable source। एकदम करेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारा लोकस्ट हो गया, ये लोकस्ट कीड़ा हो गया, है ना। मेरी ड्राइंग स्किल ज़्यादा अच्छी नहीं है इसलिए एडजस्ट कर लो। ये हमारा लोकस्ट है। अब ये लोकस्ट क्या करता है ना, ये एक टाइप का केमिकल, इसको क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। और इस केमिकल के सेक्रेशन से अब यहाँ पे बाकी जो कीड़े हैं ये अट्रैक्ट होंगे, बाकी जो कीड़े हैं ये इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। कुछ इसी तरह से ये भी एक केमिकल सेक्रेट कर रहा है जिससे बाकी लोकस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से ना ये लोग एक जगह पर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ लोकस्ट इकट्ठे हो जाते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेक्रेशन ऑफ फेरोमोन्स, और उसकी तरह से, उसके हेल्प से अपने सिमिलर स्पीसीज को अट्रैक्ट करने का ये प्रोसेस है। दूसरा क्या है, लोकस्ट रिलीज एग्रीगेशन फेरोमोन फ्रॉम देयर हिंड लेग्स आफ्टर फीडिंग, पार्टिकुलरली ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ फेनाइलैनिन एंड दिस अट्रैक्ट्स अदर लोकस्ट ट्रिगरिंग ग्रुप बिहेवियर। ये भी सही स्टेटमेंट है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो लोकस्ट हैं, ये लोकस्ट क्या करते हैं, ये जाते हैं और प्लांट, जैसे अब यहाँ पे फसल लगी है, यहाँ पे इन्होंने फसल को खाना शुरू किया, और जैसे ही फसल खाते हैं ना, इनका ये जो फेरोमोन्स है इसका सेक्रेशन और फास्ट हो जाता है।
ये और ज़्यादा फेरोमोन्स को सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं, केमिकल को सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। वाई? बिकॉज दे आर एबल टू डाइजेस्ट दैट क्रॉप, उस क्रॉप को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक्चुअली में ये रहता है फिनाइलैनिन। फिनाइलैनिन को डाइजेस्ट करते हैं और फिर से फेरोमोन सेक्रेट करने लगते हैं। सो एक्चुअली हो क्या रहा है, ये इफेक्ट देखो ऐसे चलता है, साइक्लिक काइंड ऑफ है कि पहले से ये फेरोमोन सेक्रेट कर रहे हैं, फिर इन्होंने फसल खाई, फसल खाने के बाद और ज़्यादा फेरोमोन सेक्रेट किया, और ज़्यादा लोकस्ट इकट्ठे हो गए। तो ये किसानों के लिए एक आपदा बन जाती है, एक डिजास्टर बन जाता है कि आखिर लोकस्ट अटैक से बचा कैसे जाए। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो गए। अब हम इसको रोकेंगे कैसे? तो साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया कि हम फेरोमोन का जो सेक्रेशन हो रहा है ना, उस सेक्रेशन को ही रोक देंगे। पहले जरा लोकस्ट स्वार्म के बारे में देख लीजिए, फिर चाइना में ये जो नया रिसर्च हुआ है लोकस्ट के फेरोमोन सेक्रेशन का, हम इसको समझेंगे। तो लोकस्ट जो है, इनको हम लार्ज ग्रास होपर्स, या जैसे मैंने बोला कि राम जी का घोड़ा, या अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, ये एग्री प्रोड्यूस के लिए बड़ा थ्रेट का काम करते हैं, पूरा डिस्ट्रक्टिव है। एक लोकस्ट जो होता है ना गाइज, एक जो कीड़ा होता है वो 35,000 लोगों के बराबर खाना जो है वो खा सकता है, क्रॉप्स को बर्बाद कर सकता है। सोचो जरा कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, फूड सिक्योरिटी का इशू अराइज हो जाएगा। 35,000 लोगों के बराबर खाना एक लोकस्ट खा जाता है। 2019-22 में ऐसा ही एक अटैक, 2019-22 के टाइम में अगर आप न्यूज़पेपर देख रहे होगे या सुना होगा तुमने, इंडिया, पाकिस्तान, ईस्ट अफ्रीका के किसानों को बहुत ज़्यादा ये लोकस्ट अटैक का सामना करना पड़ा था, जिससे अराउंड 2 लाख हेक्टेयर ऑफ क्रॉप्स बर्बाद हो गए थे। इंडिया में इसको रोकने के लिए हमारे पास लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च नाम की एक मैनेजमेंट अथॉरिटी है, साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसको हम बोलते हैं लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो 1939 से वर्क कर रही है। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुआ था तब से, है ना, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा स्पेशली इन स्टेट में लोकस्ट कंट्रोल को देखती है। बट स्टिल इवन आफ्टर दैट लोकस्ट अटैक जो है एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। अब उस थ्रेट को दूर करने के लिए चाइना में जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च क्या किया कि भैया वो जो फेरोमोन जो रिलीज करते हैं, हम इस फेरोमोन के रिलीज को ही रोक देंगे, वी विल स्टॉप द रिलीज ऑफ दिस फेरोमोन्स। और एक बार जब ये फेरोमोन्स जो केमिकल्स तुमको मैं समझा चुका हूं, जब एक बार इनका रिलीज ही रुक जाएगा तो लोकस्ट दूसरे लोकस्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर लोकस्ट अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि यहाँ पे लिमिटेशंस अब वही एनवायरमेंटल लिमिटेशंस अराइज हो रहे हैं कि ये जो केमिकल यूज किया जाएगा 4NP, ये टॉक्सिक होगा और एनवायरमेंटली परसिस्टेंट होगा, ये एक कंसर्न अराइज हो रहा है। उसके लिए स्ट्रेटजी भी बनाई गई है कि हम क्या करें, अगर हम RNA बेस्ड इंटरफेरेंस करें तो हमें ये 4NP नाम के केमिकल टॉक्सिन का यूज नहीं करना पड़ेगा, या हमें बाकी पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा, या हमें कोई भी ऐसा केमिकल फॉर्मूला नहीं यूज करना पड़ेगा जिससे लोकस्ट अटैक तो रोक रहे हैं बट एनवायरमेंटल कंसर्न अराइज हो रहा है। सो हमें याद इतना रखना है दैट इन ऑर्डर टू स्टॉप द लोकस्ट अटैक, द चाइनीज रिसर्चर्स दे आर ट्राइंग टू स्टॉप सेक्रेशन ऑफ फेरोमोन्स, है ना। अब उसको लेकर ये 4NP नाम के इस टॉक्सिक एनवायरमेंटल परसिस्टेंट के ऊपर रिसर्च चाइना में चल रहा था, उसमें आगे डेवलपमेंट होता रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे अदिति स्कीम के। ये आज का फेवरेट क्वेश्चन हो गया, अदिति, कभी कभी जिंदगी में अदिति वाले गाने से। अदिति स्कीम क्या है? आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर के इस न्यूज को देखिए जो PIB वो पब्लिश करते हैं, और यहाँ इस लाइन को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक, यही है अदिति इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। सो असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्निक इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसी को हम क्या बुला रहे हैं, अदिति। ये एक स्कीम है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च कर रहा है। क्यों लॉन्च कर रहा है? सो दैट जो हमारे MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं, इन एंटरप्राइजेज में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, अब इनकी हम बात क्यों कर रहे हैं, MSME की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि MSME जो है ना, इंडिया जैसे देश में MSME का एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो लार्ज इंडस्ट्री सेटअप कर ले, बट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेटअप करके भी वो अपने भी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकता है, और साथ ही देश के भी फाइनेंशियल कंडीशन को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। वहाँ पे अगर एनर्जी एफिशिएंसी हो तो ओवरऑल देखो हम लोग कार्बन एमिशन कितना कंट्रोल कर लेंगे। दैट्स वाई ये अदिति स्कीम रोल आउट की जा रही है। 1000 करोड़ इसमें सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है 1000 करोड़ का। चलिए, सो पहला स्टेटमेंट अदिति स्कीम से क्या, द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड टारगेट्स एनर्जी एफिशिएंसी इंटरवेंशंस इन MSME टू रिड्यूस कंजम्पशन एंड एमिशन। करेक्ट है। इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जिसके बारे में कल भी मैंने बोला था और तुम लोगों ने आंसर करके भी बताया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल है। अभी भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है आपके लिए, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इसको इंप्लीमेंट करवाएगी। अदिति प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन हेवी इंडस्ट्रीज।
कि हेवी इंडस्ट्रीज में अदिति क्या करेगा, मतलब अदिति स्कीम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। एक्चुअली अदिति प्रोवाइड्स फाइनेंशियल Aditi provides financial assistance for deploying energy efficient technology in heavy industry, नहीं, not in heavy industry, actually in which industry? MSME, है ना। सो यहाँ पे सिर्फ 1 करेक्ट होगा, 2 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हेवी इंडस्ट्री के लिए नहीं किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है गाइज? MSME के लिए किया जा रहा है ना, MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। सो 1 ओनली। ये सब चीज़ ना एकदम केयरफुली ध्यान देना है, इसलिए प्री सिक्योर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में तुम ऐसे गलती ना करो, मेंस में अपने वैल्यू एडिशन अच्छे से कर सको, केयरफुली देखो, ठीक है। चलिए अब हम जरा अदिति के बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो अदिति का हम समझ तो चुके हैं कि अदिति मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च कर रही है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 1000 करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा किसको? MSME इंडस्ट्रीज को, MSME को। इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी। मतलब कैसी बॉडी हो गई? स्टैच्यूटरी नेचर की बॉडी हो गई। इसका पर्पस है इंडिया में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। अब अदिति का ना एक सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट भी हो चुका है, आंध्र प्रदेश के MSME क्लस्टर में इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया था। ये सारी चीजें आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हो। और अब इस पायलट प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करवाने का प्लान चल रहा है, क्योंकि इससे हमारा जो टारगेट है ना 45% एमिशन रिडक्शन ऑफ GDP बाय 2030, ये बार बार आता है, इसलिए इस पॉइंट को तो याद ही कर लो, 45% ऑफ एमिशन रिडक्शन ऑफ GDP बाय 2030। इस चीज को अचीव करने के लिए अदिति स्कीम बड़ा कारगर साबित हो सकती है, बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। की फीचर्स की हम बात करें अदिति स्कीम का, तो की फीचर्स क्या है? वो जो 1000 करोड़ रुपए का जो फंड बनाया गया है 1000 करोड़ का, तो MSME को एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए लोन्स में सब्सिडी दी जाएगी, जैसे 5% फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज एंड 3% फॉर मीडियम इंटरप्राइजेज। जी आपको लोन सब्सिडी मिल रही है। डिजिटल पोर्टल यूटिलिटी बनेगा, जहां पर आपके लिए ये 1 स्टॉप पोर्टल, क्योंकि जब डिजिटल की बात करें तो एक जगह पर 1 स्टॉप सारे आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए। कोलैबोरेशन के लिए इंडस्ट्री पार्टनरशिप का भी ऑप्शन है कि MOU साइन किए जाएंगे MSME के कई बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। बजटरी एलोकेशन हम देख चुके हैं 1000 करोड़ का है। और लीगल बैकिंग की बात करें तो इट अलाइंस विद द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, मतलब इसका एक लीगल बैकिंग भी हो गया कि एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 के अकॉर्डिंग अदिति स्कीम को चलाया जाएगा। सो आगे हम आज अदिति स्कीम पढ़ रहे हो ना, ये तुम आगे भी देखोगे और इससे रिलेटेड MCQ अपने प्रीलिम्स में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इवन मेंस में भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, डायरेक्ट नहीं आते मेंस के क्वेश्चंस की अदिति स्कीम क्या है वो एक्सप्लेन करो, एक्चुअली वहां पे आपको इंक्लूड करना है, एग्जाम्पल देना है, बुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे। ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे, अब यहाँ पे द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट हाउ द ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिक सर्वे लेड टू द मैपिंग ऑफ इंडिया। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि इंडिया का मैप प्रिपेयर करने के लिए, ये आप इंडिया का एक मैप देख सकते हो, एक रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सोर्स से ये मैप लिया गया है, क्रेडिट मेंशन है यहाँ पर। ये ब्रिटिश इंडिया में एक इन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया ग्रेट ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे का, ब्रिटिश इंडिया का, बहुत पुराना है ना, 19th सेंचुरी के बिगनिंग में ही, कि इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत, तभी ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, इसका मैप कैसे प्रिपेयर किया जाए। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट्स और हम बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आगे देखेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय विलियम लैम्पटन इन 1802 एंड एम्प्लॉयड ट्रायंगुलेशन ऑफ मेजर अर्थ कर्वेचर। करेक्ट है जी। 1802 में 1802 में विलियम लैम्पटन नाम के पर्सन थे, इन्होंने ट्रायंगुलेशन टेक्निक्स के थ्रू अर्थ कर्वेचर को, मतलब अर्थ कर्वेचर एक जगह से लेकर, सिंपली अगर शब्दों में बात करें तो इंडिया का जो मैप था जिसमें पहले पाकिस्तान वाला पार्ट भी था और इधर ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश वाला पार्ट भी था, तो ट्रायंगुलेशन टेक्निक यूज करके अर्थ कर्वेचर का एक जगह से दूसरी जगह डिस्टेंस मेजर करना, किस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है, ये सारी जो मेजरमेंट है इनको भी सही करना, ये विलियम लैम्पटन का आइडिया था 1802 का। और काफी बढ़िया प्रोजेक्ट चलता है, अराउंड 70 ईयर्स तक ये प्रोजेक्ट चलता है, आगे 70-80 ईयर्स तक चलेगा। इट लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ एवरेस्ट स्फेरॉइड एंड इन्वॉल्व्ड मेजरिंग द ग्रेट आर्क फ्रॉम चेन्नई टू देहरादून। करेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट को जो कि 1802 में स्टार्ट किया गया, इससे आगे जाकर चेन्नई से लेकर देहरादून तक का एक ग्रेट आर्क जो बनता है हमारे मैप पर, उसका मेजरमेंट भी पॉसिबल होता है, चेन्नई से लेकर देहरादून। ये चेन्नई से देहरादून ऊपर उत्तराखंड में भी पड़ेगा। The initial baseline for the survey was measured near देहरादून। एक्चुअली देहरादून से इनिशियल बेसलाइन सर्वे नहीं स्टार्ट किया गया था, जो सर्वे स्टार्ट किया गया था ना, वो इनिशियल सर्वे स्टार्ट किया गया था कहाँ से, वो यहाँ से, चेन्नई से। इनिशियल सर्वे स्टार्ट किया गया था चेन्नई से, और फिर चेन्नई से देहरादून का ये आर्क बाद में मेजर किया गया। सो यहाँ पर ये गलती हो गया कि नॉट फ्रॉम देहरादून, एक्चुअली फ्रॉम मद्रास और चेन्नई। सो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 और 2 करेक्ट है।
अब हम जरा और ग्रेट ट्राइग्नोमेट्रिकल सर्वे की बात करते हैं. सो इट वॉज लॉन्च इन 1802 विद द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेसिजन, with the purpose of bringing precision in measuring the earth's curvature और having an accurate map. जिससे कि अब ब्रिटिश का पर्पस क्या था? ब्रिटिश का पर्पस इंडिया के मैप को क्यों इतना एक्यूरेट बनाना था? सो दैट उनको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अपने मिलिट्री प्लानिंग में हेल्प मिले, और साथ ही साथ जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे जिसके पीछे भी उनके अपने मोटिव होते थे वो भी सपोर्ट किया जा सके. ये आइडिया था विलियम लैम्पटन साहब का, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ब्रिटिश ऑफिसर भी थे, बट ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन मेकिंग सच काइंड ऑफ प्रोग्रेस. सर्वे मेथड की बात करें तो ट्रायंगुलेशन टेक्निक यूज की जाती है. सिंपल ट्रायंगुलेशन टेक्निक क्या होता है ना, यहाँ पे ना ट्रायंगुलेशन टेक्निक्स में हम ट्रायंगल्स का यूज करते हैं और फिर इन ट्रायंगल्स का यूज करके ना एक एक्चुअल डिस्टेंस या फिर एक्चुअल यूनिट ऑफ एक्चुअल आपको कर्वेचर डिसाइड करना, किस तरह से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लेसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ बनाने का काम ट्रायंगुलेशन टेक्निक के थ्रू होता है. 1802 में सेंट थॉमस माउंट, सेंट थॉमस ब्रिटिश की पहली फोर्ट भी है. ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना पहला फोर्ट लगाया था सेंट थॉमस, वो यहीं मद्रास में लगाया था, यहाँ से स्टार्ट किया गया था. ठीक है, हम अब इंडिया के मैपिंग की बात करें कि इंडिया के मैपिंग में इस ट्रायंगुलेशन टेक्निक ने कैसे हेल्प किया. तो इंडिया का एक्यूरेट मैप बनाने में हेल्प करता है ट्रायंगुलेशन टेक्निक से, क्योंकि ट्रायंगुलेशन टेक्निक से ना ये ट्रायंगल अगर मान लो आप ड्रॉ कर लो, सिंपल एक तरीका है, हालांकि ये इससे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मैं सिंपल इस तरीके से तुम्हें समझा रहा हूँ. तो इस पॉइंट से लेकर अगर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो हम डिस्टेंस के साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि अगर उसके आसपास का कोई पॉइंट है तो वहाँ से वो किस एंगल पे पड़ता है, कितने डिस्टेंस पर पड़ता है, अगर हमको ट्रेन रूट लेकर जाना है, एयर रूट लेकर जाना है, किस तरह से जा सकते हैं, इन सब में हेल्प करता है. सर्वे रेंज इंक्रीज होता है सदर्न इंडिया से लेकर हिमालय तक, मद्रास से लेकर देहरादून तक. ग्रेट आर्क का मेजरमेंट, जो कि चेन्नई टू देहरादून एक ग्रेट आर्क बनता है अर्थ के कर्वेचर को लेकर, इसको ग्रेट आर्क बुलाता है. इसका मेजरमेंट करना, हिमालयन पीक्स का हाइट मेजर करना, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, K2 हो, कंचनजंगा हो, इन सारी चीज़ों में बड़ा हेल्प करता है. इवन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम डेवलप करने के लिए भी ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सिस्टम जो है इनका ऑब्वियसली नेविगेशन में तो यूज होता ही है, साथ ही मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हो गए, या फिर अब एयरलाइन सर्विसेज तो बाद में स्टार्ट हुई, बट एयरलाइन सर्विसेज में भी ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मेजरमेंट, इनका एग्जैक्ट इनको पिन पॉइंट करना, ये बड़ा हेल्पफुल होता है. आगे जाकर फिर रेलवे, रोड्स, जैसा मैंने तुमको यहाँ समझाया ना, रेलवे, एरोप्लेन, एयर सर्विसेज बाद में स्टार्ट करेंगे, रोड्स बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए, इवन अर्थक्वेक को स्टडी करने के लिए, कैनाल्स किस तरह से प्रॉपरली प्लान किए जाते हैं, इन सब में काफ़ी यूजफुल रहा ग्रेट ट्रायंगुलेशन सिस्टम या ग्रेट ट्रायंगुलेशन टेक्निक. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम नॉइज से रिलेटेड. अब ये क्वांटम नॉइज को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं. बट इस क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में ना क्वांटम नॉइज एक डिस्टर्बेंस पैदा करता था. आज तक इस क्वांटम नॉइज को ऐसे देखा जाता था कि बिकॉज दिस क्वांटम नॉइज द कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल, काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है. बट अब रिसर्चर्स ने ब्रेक थ्रू किया है, रिसर्चर्स ने नया डेवलपमेंट किया है, उसके थ्रू ये क्वांटम नॉइज का भी एक प्रॉपर यूज हो सकता है. कैसे? लेट्स सी इट. पहले हम क्वेश्चन देख लें. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द ट्रेडिशनल व्यू होल्ड्स दैट क्वांटम नॉइज इज ऑलवेज डिट्रीमेंटल. The traditional view holds that the quantum noise is always detrimental, leading to loss of entanglement. सही बात है, ट्रेडिशनल व्यू यही था कि क्वांटम नॉइज के वजह से हमेशा प्रॉब्लम ही होती है, डिट्रीमेंटल है. बट आगे अब इस व्यू को चैलेंज किया गया है. ये व्यू पहले था, ट्रेडिशनल व्यू था, सही है. सेकंड क्या बोला है? क्वांटम नॉइज रेफर्स टू द रैंडम डिस्टर्बेंसेस दैट अफेक्ट क्वांटम कम्युनिकेशन. यही है. अब तुम यहाँ पे ये तुम ग्लास ले लो, है ना, और इसमें ऐसे वायर कनेक्ट करके अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को उधर बैठा दो. अब यहाँ से आप कुछ बोल रहे हो तो ये आपका कम्युनिकेट करते हुए इधर गया आपकी आवाज़, और यहाँ बीच में किसी ने आके वायर को ऐसे खींच दिया, तो नॉइज जनरेट होगा, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया. सो वही यहाँ पर बताया जा रहा है. द क्वांटम नॉइज रेफर्स टू रैंडम डिस्टर्बेंसेस दैट अफेक्ट क्वांटम कम्युनिकेशन, ऑफन कॉज ऑफ लॉज ऑफ कोहेरेंस और डीकोहेरेंस. ये भी करेक्ट है अभी के लिए, बट यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए क्वांटम नॉइज से रिलेटेड. बट अब हम इस क्वांटम नॉइज को अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं? डेटरेंस नहीं, एक्चुअली में इसका एक प्रॉपर यूज भी हो सकता है ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज करने का, वो देखते हैं. सो ट्रेडिशनल व्यू बोलता था दैट इट इज ऑलवेज हार्मफुल, ये हमेशा हार्मफुल है, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होगा. लेकिन अब जाकर क्या है, अब डीकोहेरेंस के एक प्रिंसिपल को यूज किया जाता है. व्हाट इज दिस डीकोहेरेंस प्रिंसिपल? नॉइज इंड्यूस्ड डीकोहेरेंस ब्रेक्स दिस इंटेंगलमेंट, देयरबाय रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी. यहाँ किया क्या जाएगा? यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्वांटम कम्युनिकेशन. चलिए तो हम क्वांटम डीकोहेरेंस को समझते हैं.
जस्ट वेट, क्वांटम डिकोहेरेंस। तो क्वांटम नॉइज हमने देख लिया कि जो डिस्टर्बेंस पैदा होता है वो क्वांटम नॉइज था। इसे हम लोग कई बार सिंपल क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कम्युनिकेशन जो है इसे हम डिकोहेरेंस भी बुलाते हैं, डिकोहेरेंस का फेनोमेनन। बट अब रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग, रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग, क्वांटम डिकोहेरेंस कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर पहले से हमें कम्युनिकेशन में, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, सिंपल इस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, इफ़ वी आर एबल टू नो कि किस तरह से नॉइज इंड्यूस हो सकता है, नॉइज क्रिएट हो सकता है, देन वी कैन मेक अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म। हम एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म बना सकेंगे जहाँ पे पहले से नॉइज को डील करने के लिए, नॉइज को टैकल करने के लिए हमारे पास पहले से एक रोबस्ट सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रिपेयर रहेगा। एंड दैट्स वाई दिस क्वांटम नॉइज वुड नॉट अफेक्ट द क्वांटम कम्युनिकेशन। ये क्वांटम कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा नहीं। क्वांटम कम्युनिकेशन जिसकी हम बात करें तो क्वांटम कम्युनिकेशन क्वांटम इंटेंगलमेंट के लॉज पर, एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में पहले भी हमने प्री सिक्योर में और बाकी सेशंस में भी देखा है कि किस तरह से क्वांटम इंटेंगलमेंट में एक की जनरेट की जाती है एंड दैट की एक्चुअली एक्ट एज इंक्रिप्शन की। वो की इंक्रिप्शन की के रूप में एक्ट करता है, जिससे कि कम्युनिकेशन एक एंड से, सेंडर से लेकर रिसीवर तक जाएगा एंड ओनली दोज टू पीपल दे आर एबल टू लिसन इट, दे आर एबल टू एक्चुअली कॉम्प्रिहेंड द मैसेज। अगर बीच में कोई उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई डिफेंस, बैंकिंग या बाकी सेंसिटिव मैसेज के लिए इसको यूज कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में तुमको मेनली याद क्या रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि व्हाट इज क्वांटम नॉइज, ये क्वांटम नॉइज क्या है। क्वांटम नॉइज को अगर हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकें तो हमारा जो सिस्टम है क्वांटम कम्युनिकेशन का वो और रोबस्ट हो सकता है। दैट क्वांटम नॉइज इज नॉट ऑलवेज डेट्रीमेंटल, हमेशा डेट्रीमेंटल नहीं है। पहले से क्वांटम नॉइज के प्रिंसिपल्स अंडरस्टैंड करके, डिकोहेरेंस के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करके हम अपने क्वांटम कम्युनिकेशन को रोबस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। आप देख सकते हो दैट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड एक नया न्यूज है जहां पे ये क्या बोला जा रहा है दैट क्रिकेट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन जुलाई 12, मेडल मैचेज ऑन जुलाई 20 एंड 29। हम 2028 ओलंपिक्स की बात करेंगे जब वहां पर क्रिकेट को भी इंक्लूड किया जाएगा। बड़ी खुशखबरी है क्रिकेट फैंस के लिए। देखते हैं आईओसी से रिलेटेड अब क्या क्वेश्चन बन सकता है इस चीज़ पर। पहला स्टेटमेंट क्या है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिलेटेड दैट Kirsty Coventry has become the first African and first woman to head the IOC International Olympic Committee। सही है, ये मैम जो है कर्स्टी कोवेंट्री, आप यहाँ देख सकते हैं इन मैम को, सी इज द फर्स्ट वुमेन एज वेल एज अफ्रीकन हु इज हेडिंग द IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लीड करने वाली है, हेड करने वाली है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा क्या, IOC इज अ गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेड क्वार्टर एट, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, लुसेन स्विट्जरलैंड में। एक्चुअली ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा जो IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेकंड रॉन्ग हो गया, हेड क्वार्टर बिल्कुल लुसेन स्विट्जरलैंड में ही पड़ता है। IOC मेंबर्स मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच और इंग्लिश एंड बी सिटीजन्स और रेजिडेंट्स ऑफ कंट्रीज विथ अ नेशनल ओलंपिक कमेटी। करेक्ट है जी, कि जो भी IOC मेंबर होते हैं उनको फ्रेंच और इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। चलिए, अब ये ना एक पहले से सिस्टम चला आ रहा है जिसको अभी चैलेंज किया जा सकता है, बट सिंस मोस्ट ऑफ द नेशंस दे आर यूजिंग इंग्लिश एज वेल, कभी कभी चाइना और रसिया इसको ऑब्जेक्ट करते भी हैं, बट फिर भी चल जाता है। तो अगर आपको IOC का मेंबर बनना है तो आपको फ्रेंच और इंग्लिश आनी चाहिए, साथ ही साथ आप उस देश के निवासी हो जो नेशनल ओलंपिक कमेटी जहाँ पर एक बनी हुई हो। ठीक है, सो 1 and 3 आर करेक्ट फॉर दिस। अब हम जरा IOC और IOC में ये जो IOC के नई हेड हैं, फर्स्ट फीमेल हेड हैं जो अफ्रीकन नेशन से आती है, उनके बारे में बात करें तो कर्स्टी कोवेंट्री जो हैं ये पहले ओलंपिक स्विमर थी। इन्होंने ओलंपिक स्विमिंग में कई बार अपने देश को ओलंपिक में अपने आप को रिप्रेजेंट किया। सी मेड हरसेल्फ प्राउड एंड हर नेशन प्राउड। ठीक है, आप यहाँ पे उनके मेडल्स देख सकते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर द मेंशन कि इनकी अचीवमेंट्स इनके क्या क्या हैं। सी रिटायर्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव स्विमिंग, ये कॉम्पिटिटिव स्विमिंग से ये रिटायरमेंट लेती हैं कब, रियो 2016 ओलंपिक्स में। ठीक है, नाउ सी इज फ्रॉम जिम्बाब्वेज मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन, हम इनको जिम्बाब्वे का मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपियन भी बुला सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फंक्शन की बात करें तो इट सेट द रूल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर ओलंपिक गेम्स, इवन होस्ट सिटीज क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होंगे, क्या क्या रूल्स होंगे, किस स्पोर्ट्स को इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें। मेंबरशिप के लिए आपको फ्रेंच और इंग्लिश आनी चाहिए, ये हम देख चुके हैं। जुडिसडिक्शन की बात करें तो IOC एक्ट्स एज द फाइनल अथॉरिटी ऑन एनी मैटर रिलेटेड टू ओलंपिक गेम्स एंड
ओलंपिक मूवमेंट। ठीक है, इंडिया में ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 से रिकॉग्नाइज्ड है, आईओसी 1927 से, मतलब ब्रिटिश इरा के टाइम से। अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हम प्रेसिडेंट की बात करें तो वो पीटी उषा मैम है। पीटी उषा, सी इज अ वेरी फेमस एथलीट, सी मेड इंडिया प्राउड एट मेनी मोमेंट्स इन एथलेटिक्स। तो आप पीटी उषा के बारे में पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में दैट पीटी उषा मैम का क्या अचीवमेंट है, किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस एथलेटिक इवेंट्स में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। चलिए, ये आज के क्वेश्चंस थे। अब हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन था भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड, क्योंकि कल मैंने थिरुवल्लुवर साहब का थिरुकुरल का मेंशन किया था। तो हम लोग सदर्न इंडिया के भक्ति मूवमेंट की बात करें तो अलवार मतलब जो भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले भक्ति सेंट्स थे, और नैनाड जो भगवान शिव की भक्ति करने वाले सेंट्स थे। दे वर प्रोमिनेंट ग्रुप ऑफ पोएट सेंट्स हु प्लेड अ रोल इन भक्ति मूवमेंट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली इन तमिलनाडु। करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पेशली तमिलनाडु रीजन में इन्होंने भक्ति मूवमेंट, मतलब द वे दैट लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिव कैन बी वर्शिप्ड विदाउट फॉलोइंग द ट्रेडिशनल हिंदू रिचुअल्स एंड अदर प्रैक्टिसेस, इसके बारे में उन्होंने बताया कि आपको विष्णु और शिव की भक्ति करनी है, आप उनके प्रेज में गाने गाओ, आप उनके प्रेज में पोइट्री लिखो। ये उनके भक्ति का तरीका था, कोई रिचुअल्स नहीं फॉलो करना है। दे केम फ्रॉम वेरियस सोशल बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड लोअर कास्ट। एकदम सही है, सोसाइटी में तभी जो वो लोअर कास्ट अपर कास्ट का डिफरेंस चलता था, तो इसको इन्होंने चैलेंज भी किया। लोअर कास्ट से भी लोग, कई लोग निकलकर भक्ति मूवमेंट के सेंट बनते हैं, फीमेल भी बनती हैं। तो सेकंड तो करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है। अंडल जो है ये फेमस फीमेल भक्ति सेंट है, कौन से कम्युनिटी के? अलवार मतलब विष्णु भक्ति कम्युनिटी के, एंड कराइकल अमैयार, ईशंगनीयार और बाकी ये जो हैं दे आर द फेमस फीमेल नैनार भक्ति सेंट। अंडल जो है ये अलवार मतलब भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले ग्रुप की इकलौती फीमेल सेंट है, और नैनार जो भगवान शिव लॉर्ड शिव की भक्ति करने वाला ग्रुप है, उसके अमरयार और बाकी ईशंगनीयार ये फीमेल सेंट्स हैं। सो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें बक मून का, तो बक मून जो है इट इज एक्चुअली द फर्स्ट मून इन जुलाई एवरी ईयर। एकदम सही है, जुलाई के महीने में जो पहला फुल मून होता है उसको हम लोग बक मून बुलाते हैं। ये एक्चुअली बक मून जो है ना, ये नॉर्दर्न अमेरिकन रीजन में जो एंटीलोप डियर होता है, तो एंटीलोप डियर अपने सर पर जो उसका ये सिंग होता है ना, वो सिंग इस टाइम में फिर से रीग्रो होना स्टार्ट होता था, एंड दैट्स वाई इसको बक मून नाम दिया गया। इसको थंडर मून के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग। और हमारे यहाँ इंडिया में बक मून जो है वो गुरु पूर्णिमा के रोज़ पड़ता है। तो जिसको अमेरिका में बक मून या थंडर मून बुला रहे हैं, हम लोग उसको क्या बुलाते हैं? गुरु पूर्णिमा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को पहले भी मैंने डिस्कशन करवाया है अलग अलग सेशन में। इस बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने अपने 47वें सेशन में क्या डिसीजन लिया, इंडिया के कौन से प्लेस उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ये आप करंट अफेयर्स में मेंशन था, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करो, फिर मैं इसे कल एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है गोल्डन वीजा प्रोग्राम से, ये टर्म भी अभी न्यूज़ में मेंशन है, गोल्डन वीजा प्रोग्राम, इसका भी आंसर आपको बताना है ढूंढकर, ठीक है। फिर कल के प्री सिक्योर सेशन में हम लोग नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डिटेल में पढ़ाई कीजिए, जहाँ दिक्कत हो पूछिए कमेंट सेक्शन में करके। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय, जय हिंद।